और इस ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की हेजमनी को यहीं से चुनौती मिलेगी जिस दिन इस देश का आधी आबादी का ओबीसी समाज फिर से एकजुट हो जाएगा और इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि हम अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके लिए हम लोग आज फिर से एकजुट होने का एक संकल्प लें। इस बात के चलते इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजेस की बेंच ने 1992 में वह फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत यह सुनिश्चित हुआ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का आधार जायज है, यानी देश की इन 52% आबादी को जाति के आधार पर पिछड़ा माना जाएगा और इनको जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। मंडल कमीशन का नाम आपने सुना होगा। बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनके नाम पर हम मंडल कमीशन को यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बने दूसरे राष्ट्रीय आयोग को हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और जो मंडल कमीशन लागू हुआ और जिसके चलते देश की आधी आबादी को सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण मिला, जिसके तहत वह आधी आबादी अपनी नुमाइंदगी सुनिश्चित करती है। सवाल इस बात का है कि आज आज़ादी के लगभग 7 दशक बीतने के बाद, यानी 70 साल बाद, इस देश की आधी आबादी, मैं जब आधी आबादी कह रहा हूं तो इस बात की गंभीरता को समझें कि मंडल कमीशन ने आधार बनाया था 1931 की जाति जनगणना का और बाकी सर्वे का, जिसके आधार पर उसने कहा कि इस देश में 52% आबादी 3743 उन जातियों की है जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी जातियां कहा जाता है। उन आबादियों की जो स्थिति है वो इतनी सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई है जो इस देश के चलाने में, इस देश के सत्ता संसाधनों में कहीं भी नहीं है। इस पूरी बहस को क्रिस्टोफ जेफरले एक बहुत शानदार शब्द देते हैं, द साइलेंट रिवॉल्यूशन, और वो कहते हैं कि मंडल कमीशन को हमें एक साइलेंट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसने राजनीतिक तौर पर वह बुनियाद रची जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग यानी इस देश की आधी आबादी के लिए क्रांति का सबब बनकर सामने आती है। एक दो बातें बहुत संक्षेप में, चूंकि बीपी मंडल जी की जयंती है और ऐसे नायक जिन्हें हमें याद करना चाहिए, आज जब इस देश में जो प्रतिनायक हैं, जिन्हें मैं अपनी साहित्यिक भाषा में कहूं तो खलनायक हैं, उन्हें राष्ट्र नायक बनाकर पेश किया जा रहा है। हम ऐसे दौर में हैं। यह कोई नया काम नहीं है। इसके पहले यह काम जंगे आजादी के वक्त भी किया गया, जब इतिहास लेखन में हमें यह बताया गया कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय जैसे वे विचारक जो घोर दक्षिणपंथी विचार रखते थे, जो घोर महिला विरोधी विचार रखते थे, जो घोर दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी विचार रखते थे, चूंकि वो जंगे आजादी के लिए लड़ रहे थे, कांग्रेस के साथ थे, तो वो राष्ट्र नायक कहे गए। वह एक बुनियाद थी जहां हमने यह साहस नहीं पैदा किया कि भगत सिंह के शब्दों में लाला लाजपत राय को खरी खोटी सुनाई जाए कि आप एक दक्षिणपंथी विचार के मानने वाले हैं। नहीं साहस हो पाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति होते हुए भी सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, बनारस में
विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद ब्राह्मणों का पैर धुलते हैं। भारत का पहला नागरिक यह काम इस देश में खुलेआम करता है। नेहरू एक पत्र लिख करके खामोश हो जाते हैं कि आपने ये गलत किया, लेकिन नायकत्व तो स्थापित हो जाता है। और आज भी हम उनकी जयंतियां धूमधाम से मना रहे हैं और हमने उनके अंतर्विरोधों को शांत कर दिया। आज 70 साल बाद उसी जंग आजादी के वक्त एक ऐसा संगठन जो 95 साल का हो चुका है अब, जिसने घोर दक्षिणपंथी विचारधारा पर चलते हुए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखा, इस देश के महात्मा गांधी कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की, बैन हुआ और आज पूरे देश पर राज कर रहा है। हम उस दौर में हैं और केवल राज नहीं कर रहा, यानी केवल वह दक्षिणपंथी संगठन यानी आरएसएस केवल राजनीतिक सफलता के चलते इस देश की सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठा है, वह इस तरह से राज कर रहा है जिस तरह आज तक आजाद भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा राज नहीं किया था। सारे देश के संसाधनों को बेच देना, सार्वजनिक संस्थानों को प्राइवेटाइज कर देना और देश की आम जनता की पूंजी को कुछ कारपोरेट के हाथों में सौंप देना। और दूसरी तरफ जिस वक्त कोविड-19 चल रहा है, उस वक्त उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बेतहाशा गर्व के साथ, अहंकार के साथ यह ट्वीट करते हुए घोषणा करता है कि इस देश के 500 जिलों में हमने भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय और ऑफिसें खोल दी हैं और आगामी 2 साल में हम बाकी 400 जगहों पर भी खोलेंगे और इस देश में जितने जिले नहीं है उससे ज्यादा उनके कार्यालय होंगे, उनके पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय होंगे। ये एक पक्ष है। हमारे वक्त का दूसरा पक्ष भी है। वह दूसरा पक्ष यह है कि जनता के बुनियादी सवालों से पूरे देश की बहस को हटा देना। अब वो कर क्या रहा है? जिन लोगों के हाथों में इस देश की सार्वजनिक पूंजी को बेच रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रहा है, उन कारपोरेट घरानों के जरिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस संचालित हो रहे हैं, बड़े बड़े अखबार निकल रहे हैं, न्यूज चैनल चल रहे हैं और उनके प्रभाव के चलते सारे लोकतांत्रिक संस्थान अपनी जनतांत्रिक जिम्मेदारी भूल करके सत्ता के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि जन सरोकारी मुद्दे बहस से गायब। ये आज का वक्त है और वही लोग, एक तरफ से सरकार उनको फायदा दे रही है, वो कारपोरेट घराने मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको झूठ फैला रहे हैं, आपके इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और खुद अपनी सरकार, अपनी पार्टी के ऑफिसेज बनवा रहे हैं। जहां सरकार नहीं बन पा रही है वहां विधायक खरीद रहे हैं, सरकारें गिरवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और तीसरा काम वो सबसे महत्वपूर्ण जो कर रहे हैं, जो शायद आपको पहली नजर में न दिखे, वो अपनी सांस्कृतिक विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं। वो अपनी विचारधारा पर खड़े हैं, उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। बेशक देश बेच दिया हो, बेशक सारे सार्वजनिक निकाय बेच दिए हों, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं किया। अगर उन्हें 370 हटाना था तो हटाया, उन्हें हिंदू मुस्लिम करना था तो वो किया, उन्हें दंगे करवाने थे तो बेशक शान शौकत से दंगे करवाए, गांव गांव में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया। ये सारे काम उन्होंने करवाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार वो आगे जा रहे हैं। और कमंडल की यात्रा जो लगभग 3 दशक पहले उसी दौर में शुरू हुई थी, जिस दौर में मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, मंडल का आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ खड़ा हुआ कमंडल का आंदोलन आज अपने उन्वान पर है। और 5 अगस्त को यह घोषणा कर दी जाती है कि इस आजाद भारत में 15 अगस्त के जैसा एक राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। 5 अगस्त नया भारत बनेगा, लाइव टेलीकास्ट होता है। इस देश का प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करता हुआ एक धार्मिक आयोजन में शरीक होता है, जिसे उन्हीं की पार्टी की सुषमा स्वराज ने पहले ही कह दिया था भोपाल में कि राम मंदिर आंदोलन
एक राजनीतिक आंदोलन है जिसका सीधा सा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और हुआ। उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। तो आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको उन पहलुओं की तरफ कुछ संकेतों के जरिए ले चलूं जहां से हम यह बात समझने की कोशिश करें कि आज हम कहां खड़े हैं और आने वाला वक्त वैचारिक आधार पर किस तरह की चुनौतियां पेश करने के लिए विकल्प रखता है। तो जहां से मैंने बात अभी की कि जो रथ यात्रा आंदोलन था, जो मंडल कमीशन का आंदोलन था, यह आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन था, कमंडल का आंदोलन। यूं तो इस पूरे आंदोलन को 1949 में आजाद होते ही मूर्तियों का प्रकट हो जाना, हिंदू मुस्लिम विवाद वहां से शुरू हो गया, और उसके बाद 1984 में आकर के जब विश्व हिंदू परिषद ये घोषणा करता है कि वो राम मंदिर बनवाएगा, तो वो आरएसएस का संगठन नहीं, अनुशासन जी की संगठन होता है। और उसके बाद जब 89 में सेकुलर कही जाने वाली नेहरू के विचारों में, नेहरू ने 49 की मूर्तियों के लिए क्या किया वो इतिहास आप जानते हैं, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। 89 में कौन ऐसा व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद आम चुनाव में अयोध्या से अपनी चुनावी यात्रा शुरू करता है? मूर्तियों का रखने वाले के समय सरकार किसकी थी और ताला खुलवाने के समय सरकार किसकी थी, ये सब चल रहा था। लेकिन ये वही दौर था जब दक्षिण भारत में एक बड़ा आंदोलन, पेरियार की धरती, ईवी रामास्वामी पेरियार की धरती, जिसने सच्ची रामायण लिखी, जिसने उस जमाने में साहस किया यह बात कहने की कि आर्य विदेशी थे और हम राम को नहीं मानते। पेरियार किसी एक समाजवादी वैचारिकी के संगठन में नहीं थे कि जिस दिन वो कह दें कि मैं राम को नहीं मानता, उसी दिन उनका पद उनसे छीन लिया जाए और कहा जाए कि अब आपकी जरूरत हमें नहीं है। वैसी सामाजिक वैचारिकी वाली पार्टी के पेरियार नहीं थे। पेरियार एक सांस्कृतिक आंदोलन के दार्शनिक थे, और उन्होंने पूरे तेवर के साथ कहा कि राम आर्य थे, विदेशी थे, आतताई थे, हम राम को नहीं मानते। और मैं पूरे रेफरेंस के साथ वो बात कहना चाहूंगा, धर्म और विश्व दृष्टि, और बिल्कुल आप चाहें तो पेरियार को पढ़ें, मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा हूं। उस पेरियार ने कहा कि हम ब्लैक शर्ट मूवमेंट के साथ ये कहेंगे कि रामायण झूठी है, हम सच्ची रामायण लिख रहे हैं। उस पेरियार की धरती में ये साहस था जो एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, जो ओबीसी थे। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार गडरिया जाति यानी पशुपालक जाति से आते थे, और उसके पहले माली जाति से आने वाले ज्योतिबा फूले ने ललकार करके कहा था कि धार्मिक ग्रंथ हमारी गुलामी है, गुलामी के आधार है, और हम सब इनके मानसिक गुलाम बन चुके हैं। आज कुछ ओबीसी लोग यह दर्शन चलाते हैं कि फूले झूठे थे, फूले नहीं जानते थे, पेरियार तो पागल आदमी था, यह तर्क लिखते हैं ओबीसी समाज के लोग, और वही काल्पनिक आधार उनका है जो एक दक्षिणपंथी समण ब्राह्मणवादी मानसिकता का है। बहरहाल वह एक यात्रा थी, जिस यात्रा का पड़ाव पहला काका कालेलकर कमीशन बनता है 1951 में, और उसके बाद वो किस तरह से आगे जाता है, और उसकी रिपोर्ट जब लागू उसकी अनुशंसाएं जब आती हैं तो खुद काका कालेलकर कहते हैं कि हम इसको लागू न होने दें। इसका पूरा रूपरेखा वो बना के गए होते हैं। 1 जनवरी 1979 को फिर बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक नया आयोग गठित होता है जिसका नाम है मंडल कमीशन। एक बारीक बात और है जिसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि काका कालेलकर कमीशन ने आर्थिक आधार पर पिछड़ापन को मापा था, लेकिन मंडल कमीशन के सिफारिशों में यह कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिकपन का आधार जाति है, अर्थ नहीं है। पहली बात जो बहुत गहराई से समझिएगा, और इस बात के चलते इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजेस की बेंच ने 1992 में वह फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत यह सुनिश्चित हुआ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का आधार जायज है, यानी देश की 52% आबादी को जाति के आधार पर पिछड़ा माना जाएगा और इनको जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और
और इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रोफार्मा बनवाया था। मैं वो बहुत छोटा सा एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं जहां से यह बात जुड़ती है कि इन्होंने कितनी मेहनत की थी और कितनी जगह पे इन्होंने कैसे कैसे वो सारे काम किए, जिसके चलते यह कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको व्यवस्थित किया। एक जिले में 3 गांवों को सैंपल लेते थे। इन्होंने हर जिले में जाकर के किस तरह से सैंपल जुटाए और उस सैंपल जुटाने के साथ सेमिनार कराए, अकादमिक संस्थानों में गए, राजनीतिक पार्टियों से, सामाजिक संगठनों से, सबसे इन्होंने बात की और उसके बाद यह पूरी प्रक्रिया में निश्चित किया कि जाति ही किस तरह से सामाजिक पिछड़ेपन का आधार है। दूसरी बात कि जब 1900 अभी बीपी मंडल जिस मकसद से इनको चुना गया था, बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य बिल्कुल साफ तौर पर लिखा और इसको आम जनता के बीच स्थापित किया कि समानता केवल समान लोगों के बीच होती है और असमान लोगों को समान स्तर पर रखने का मतलब है असमानता को बनाए रखना। एक कार्टून आपने शायद देखा हो कि एक ऐसी दीवार है और उस दीवार पर दूसरी तरफ लोगों को देखना है। 3 कद के लोग हैं। एक व्यक्ति सबसे लंबा है जो सामान्य तौर पे खड़े होकर के भी दीवार के उस पार देख पा रहा है। दूसरा व्यक्ति मध्यम ऊंचाई का है जो बड़ी मुश्किल से दीवार पर पहुंच पा रहा है। तीसरा व्यक्ति कद में बहुत छोटा है और वह व्यक्ति उस दीवार के पीछे नहीं जा देख पा रहा है। अब 3 तरह के बॉक्स दिए गए और उन तीनों बॉक्स में समानता का अधिकार क्या कहता है कि हम उन तीनों व्यक्तियों को एक एक बॉक्स पर खड़ा करें और वो तीनों दीवार के दूसरी तरफ देख पाए। इक्वलिटी बिफोर अनइक्वल, असमान लोगों के सामने हमने समान नीतियां बना दी। बीपी मंडल ने साफ तौर पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा असमान लोगों के साथ असमानता दूर करने के लिए असमान वितरण करना होगा। और तब उस कार्टून का बॉक्स अगर आपको याद आ रहा हो तो जो व्यक्ति सबसे छोटे कद का है उसको 2 बॉक्स दे करके उसकी ऊंचाई को दीवार के बराबर किया जाए ताकि वो दूसरी तरफ देख पाए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से